Hello friends, so hope you all will be fine. So first of all, namaste all of you who are watching this channel. So before start the session, this is Sugar and Alcohol Technology Group. I will request you kindly share, subscribe and like because upcoming videos will be more interested, including this video. So why I'm making these kind of videos because in sugar and alcohol industries most of the people believe that they are patriarchs, they are old, they know something which we don't know. So I'm making it to be open to everybody for upcoming generation, to the future generation, that nothing should be under the veil. So namaste, respected Kevle sir, respected Amit sir, who may show concern. So, sir, please share this video to as much as people so that it will be. This is for the information only. किसी को किसी प्रकार का अगर कोई इसमें एडिटिव करना है, कोई इन्फॉर्मेशन में चेंज करना है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो ही और शी कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल बी रिप्लाइंग अप्रोचिंग दैम. मेरा नंबर भी है, आपको मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं. So without delay, let's begin today's session. So what is the evaporator? So first of all, if you will be having solute and solvent, so by the application of heat, they both will be separated out. Solute will be separated out and water will evaporate. So the concentration will be separated out and the water will evaporate. So an evaporator is a equivalent employed under vacuum to evaporate water from the inlet feed. तो इंडस्ट्रियल जो इवेपोरेशन है वो कैसा होता है कि इसमें क्या रहता है कि जो एफुलेंट आया है प्रीवियस इन द प्रीवियस वीडियो, इफ़ यू हैवेंट सीन तो आप ज़रूर देखें उस वीडियो को. अगर वो वीडियो नहीं देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. पहले पुराना वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें. तो इवेपोरेटर क्या है कि सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो कंसनट्रेट को जो है वो अलग कर रही है, सॉलिड को अलग करके, जो है सॉल्यूट है सॉलिड उसको अलग करके सॉल्वेंट को अलग कर देना बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो किस किस इंडस्ट्री में रहता है जी? डायरी इंडस्ट्री में जो है, डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम. फूड में जो जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे इथेनॉल मेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें जो एफुलेंट निकलता है वो जो ट्रीट किया जाता है. सो why we are using this in alcohol industry? Because this group or this channel belongs to sugar and alcohol. So एफुलेंट जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं उनको डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ तो इंसिनरेट कर देते हैं, जहाँ उसको सॉलिड बना के कहीं यूज़ कर देते हैं. फॉर द डिस्टिलरी इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट टू रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एफुलेंट एंड रिकवर वाटर. तो वाटर को रिकवर करके जो है ईटीपी प्लांट में भेज दिया जाता है और जो आपका रिमेनिंग है वो आपके सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है. लेट्स बिगन विथ अनदर. जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो कौन कौन से इशू आते हैं, तो कौन सी अप एंड डाउन आते हैं, वर्किंग इंटेंसिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो सिस्टम के क्या क्रेस्ट एंड जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं. सिलेक्शन ऑफ एमई मल्टी इफेक्ट वेपोरेटर. क्या होता है मल्टी इफेक्ट वेपोरेटर? मल्टी इफेक्ट वेपोरेटर में जब बहुत सारी बॉडीज़ को एक साथ जोड़ दिया जाता है, कम्बिनेशन को रिड्यूस द पर्टिकुलर एफिशिएंसी के लिए कि पोल्यूशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो जो है जो पोल्यूशन रिक्वायरमेंट के नॉर्म्स हैं उसको मीट करे. तो कैटेगरी ऑफ एफुलेंट कैसा है हमारे पास, उस पर डिपेंड करता है ये. तो जैसे मोलेसिस बेस एफुलेंट होता है, ग्रेन बेस जो एफुलेंट निकलता है, तो जैसे इवेपोरेशन होती है तो उसमें फॉर्मिंग भी होती है. जैसे फॉर्मिंग में क्या रहता है कि मान लो कि अगर एफुलेंट आया है तो उसमें फॉर्मिंग भी होगी, तो एंटी फॉर्म डाला जाता है. किस टाइप का एंटी फॉर्म यूज़ करते हैं हम? क्रेस्ट एंड FBE हैव वर्कड आउट ऑफ द वेरियस यूजेस ऑफ डिस्टिलरी एफुलेंट कंसंट्रेट ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉइंग MEE मल्टी इफेक्टिव एपोरेटर. तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ में क्या है कि MEE ही यूज़ करते हैं, मल्टी इफेक्ट एवेपोरेटर ही यूज़ करते हैं, जो कि डिस्टिलरी के साथ जुड़ा रहता है. जैसे हम वेपर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टीम जो है वो ऑप्शनल भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द what is basically we have the evaporator MEE type of evaporator. टाइप ऑफ इवेपोरेशन किस तरफ का होता है? जैसे हम व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इवेपोरेशन, कि जैसे इवेपोरेशन का कंसेप्ट आया था तो सब पीपल वर सेइंग कि हमें जो है
आपको मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर पे भी एक वीडियो बनानी है। तो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, व्हाट इज़ फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, कि जो लिक्विड है, जो इनलेट है वो ऊपर से जाएगी और नीचे को आएगी, ऐसे घूमेगा, रोटेशन में घूमेगा, इट विल बी इन रोटेशन, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। फोर्स सर्कुलेशन मीन्स द फोर्स सर्कुलेशन, द इनलेट विल गो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डिजायर कॉलम, जो हमने जो बॉडी लगा रखी होगी वो बॉटम से जाएगा और ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, फोर्सली रोटेट करेगा, फोर्स। तो कम्बिनेशन ऑफ फॉलिंग एंड फोर्स सर्कुलेशन, जैसे रिसेंटली क्या है कि केबीके लिमिटेड है, कंपनी है एक, वन ऑफ द कंपनीज, तो उन्होंने क्या किया था कि एक तरफ फोर्स सर्कुलेशन चल रहा था और एक तरफ फॉलिंग फिल्म भी लगाया हुआ था। तो दोनों कम्बिनेशन को मिला के चलाने को बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ फॉलिंग फिल्म एंड फोर्स रीसर्कुलेशन इवेपोरेटर। स्क्रैप्ड सरफेस इवेपोरेटर के बारे में भी वी विल बी डिस्कसिंग, ये भी एक टाइप है। So first of all we will be discussing about what is falling film evaporator. Falling film evaporator क्या होता है? When spent wash comes, तो इसमें जो रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल क्या रहेगा? रॉ मटेरियल आपके पास जो स्पेंट वॉश है वो रहेगा, और जो इसमें से निकलेगा आउटलेट है जो है वो जो है, कई बार होता है कि मान लो कि आरओ का रिजेक्ट भी इसमें डाल दिया जाता है रिसर्कुलेशन के लिए, ताकि एक कन्फाइंड वैल्यू मिल जाए। तो फॉर द कन्फाइनिटी वी विल बी यूजिंग आरओ रिजेक्ट विद वाटर कंसनट्रेट। सो उसमें जो है सीओडी कंटेंट रहता है, सीओडी बीओडी, वो एज पर डिज़ायर जो है उसको चेंज करते हैं। तो बायोमिथेनेशन किस तरह का हमारे पास है? फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर इज एम्प्लॉयड विद द इंडियन डिस्टिलरी। इंडिया में कैसे डिस्टिलरी में एक तो स्पेंट वॉश होगा, दूसरा आरओ का रिजेक्ट भी हम इवेपोरेटर में लेते हैं। दिस इज द combination of evaporator as per design and drawing, it will be changing. Now falling film evaporator, तो in this picture you see that यहाँ पे आपका ये पंप लगा हुआ है। पंप की जो कैपेसिटी रहती है एज पर ड्राइंग एंड डिज़ाइन के हिसाब से विल बी सेटल इफ द प्लांट इज 15 KL, तो 15 KL का है, उस हिसाब से जो है आपका ये जो सर्कुलेशन है उस हिसाब से सेट की होती है। तो उस हिसाब से जो है 15 मीटर क्यूब जितना भी रिक्वायर होता है वो लगा होता है। जैसे मान लो कि ये बॉडी है पूरी एवेपोरेटर की, तो इसमें क्या है, फॉलिंग फिल्म में क्या है कि अगर मान लो कि प्रोडक्ट आने के बाद ये देखो प्रोडक्ट की लाइन है, मान लो कि ये है प्रोडक्ट यहाँ से आया, ए पॉइंट से प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम द ए पॉइंट, इट विल गो टू द फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर बॉडी इन ट्यूब साइड। देखो दो टाइप का होता है, एक होता है शेल साइड, एक होता है ट्यूब साइड। तो जो शेल साइड में आपका क्या रहेगा कि स्टीम रहेगी, रेड में एफ जो है स्टीम रहेगी। तो ये स्टीम जो है हम जो है उसको हीट और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एज पर ड्राइंग एंड डिज़ाइन के हिसाब से यूज़ करते हैं। सो इफ़ इट कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम, इट गोज़ डाउन from the bottom, it comes out, so it is going in circulation, so it will go in circulation continuously, it will be in circulation till the achievement result will be there, will be checking the gravity with the hydrometric spindle से भी हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ फिर we will be checking in the lab with the incineration method। उसमें क्या रहता है कि हम सुखा लेते हैं, उसमें से कितना वाटर बचा है, कितने सॉलिड रह गए हैं, ये डिफरेंट कैलकुलेशन रहती है एज पर इंडस्ट्री, इट विल बी डिफरेंट। तो लैब एनालिसिस करके हम चेक कर लेते हैं कि कितनी ज़रूरत है। तो ये देखो कि यहाँ से बॉटम से निकला, ऊपर से गया, ऐसे सर्कुलेशन में चला ए, और ये आपका जो फाइनल आउटलेट है यहाँ से ये नेक्स्ट कैलेंड्रिया में चला गया। तो नेक्स्ट कैलेंड्रिया इस बॉडी को बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट आया, कॉन्सेंट्रेट हुआ, उसका कंडेंसेट निकला वेपर के फॉर्म में, उसको डीएरेशन करवा देते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो बस्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उसको डीएरेट करवाते रहते हैं जहाँ पे स्टीम लगता है। तो क्या है कि जैसे एक तरफ से स्टीम लगता है, इनलेट है, तो दूसरी तरफ से वेपर आउट, मतलब जो उसके कंडेंस जो चीज़ हुई है वो दूसरी तरफ से निकलती रहती है इनलेट एंड आउटलेट में, तो इसलिए डीएरेशन उसको बोलते हैं। स्टीम लगती है, स्टीम जो है एज पर ड्राइंग एंड डिज़ाइन के हिसाब से एज पर ग्रेविटी 60% सॉलिड जो है हमने बनाने होते हैं, उस हिसाब से 60% ब्रिक्स उसकी जो है कैलकुलेटेड होती है, इतना तक ले आना होता है एज पर द पोल्यूशन नॉर्म।
तो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर और वेपर सेपरेटर इसके साथ जुड़ा रहता है। वेपर सेपरेटर क्या करता है कि जितने भी आपके वेपर सेपरेट हो रहे हैं, मतलब जो सर्कुलेशन हो रही है वो वेपर सेपरेटर में जो है वो भी जाएगी। जो वेपर है इसके, मतलब एक बॉडी में स्टीम लग रहा है तो एक बॉडी से ट्रेवल करके सेकंड बॉडी में जाता है, सेकंड बॉडी से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। So this is called the MEE, falling film evaporator working process. This is very simple. If you have any query, any question, if you want to ask, you can directly make a comment. I will be replying in the comment section. Next is limitation. What are the limitation of it? Limitation क्या है इसकी? Limitations में सबसे पहले रहता है कि falling limitation and problems, क्या क्या problems आती हैं। तो concentration up to 26 to 30% total solid may possibly be achieved by the great precaution and monitoring। तो बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम लगाना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए, फॉर्मिंग हाई रहती है, ठीक है। तो इसको जो एंटिटी ने कैरी फॉरवर्ड द कंडेंसेट जो है कुछ मान लो कि आपके जो टॉप हैं कलर, सबसे बड़ी बात है कि कलर, मान लो कि इवेपोरेशन हो रही है, कंडेंसेट आना चाहिए, कलर आ जाता है तो इट मीन्स ओवर स्टीमिंग इज देयर। सो ओवर स्टीमिंग नहीं होनी चाहिए, कलर कभी आना नहीं चाहिए, सो ट्रेनमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। स्केल फॉर्मेशन क्या होता है कि मान लो कि फीड है, फीड 15 मीटर क्यूब का प्लांट है, 15 KL का प्लांट है, तो 15 KL में 15 KL में आपको फीड इस तरीके से लगानी है। इट शुड नॉट बी फॉर्मिंग, इट शुड नॉट बी कलर कंटेंट वुड बी देयर, स्केल फॉर्मेशन शुड बी स्टॉप, इट शुड बी स्मूथली रन and it has to be cleaned after 8 or 10 days cycle. This is the process. Cleaning cycle जो जब क्लीन करेंगे तो मान लो कि अगर कंटिन्यूसली चल रहा है तो ब्रेक डाउन आता है, तो पिछला जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट करता है। डिस्टिलरी आपका कंटिन्यू चल रहा है और इवेपोरेशन में आपका स्केलिंग की वजह से उसको रिसाइकिल कर लिया है, तो यू विल बी गेटिंग द प्रॉब्लम। सो इट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड आफ्टर scale formation should be prevented. So the mean value is you will have to be very careful while making the process. Everything has to be noted that there must be the separated file, एक फाइल लगा लेनी चाहिए कि what is, and it has to be analyzed every day. CIP should be done within stipulated period of time. Special treatment has to be provided before, and the condensate should be treated in the ETP plant. The COD, BOD content has to be reduced. So biodegradable overflow and unemployed falling film evaporator as an integrated evaporation system may be highly risky and undesirable. So there are some problems. I have already discussed with you that some problem arises. So remedial measure, तो मीन्स कि मान लो कि द प्रॉब्लम कम्स बट इट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट। जब प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉर्टेड आउट भी होनी चाहिए। इसके लिए देखते हैं कि क्या क्या हम सॉर्ट कर सकते हैं उसको। पहले है कि ऑटो फीड कंट्रोल मॉनिटर सिस्टम। सो द सिस्टम शुड बी ऑन मॉनिटरिंग। स्टीम जो है वो ऑटो पे लगनी चाहिए। देयर मस्ट बी द अलार्मिंग सिस्टम। कूलिंग वाटर टेम्परेचर मॉनिटर सिस्टम। हाँ, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कूलिंग वाटर कैसे, कि मान लो कि वैक्यूम है, वैक्यूम इज ए नेगेटिव प्रेशर, सपोज यू विल हैव टू मेंटेन द वैक्यूम। सो वैक्यूम फॉर दैट चिल्ड वाटर मस्ट बी देयर, इट शुड नॉट बी वार्म। कूलिंग वाटर टेम्परेचर शुड बी अप्रोप्रिएट। वो जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वैक्यूम कम हो जाएगा, तो वैक्यूम कम होने से कैलेंड्रिया के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे कि प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो यू विल हैव एवरीथिंग हैज़ टू बी मॉनिटर केयरफुली। अभी रिसेंटली एक मोज इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया है कि इसको जो रिसेंटली एक चेंज ओवर आया है, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। जैसे क्या था कि पिछली बार जब क्या था कि स्टैंड बाय प्रोसेस नहीं था, एवेपोरेशन होता था, स्केलिंग होता था, प्लांट को बंद करते थे, फिर उसके बाद उसकी CIP करते थे, फिर चलाते थे। बट इट्स बीन चेंज्ड। मोज ने क्या किया है, मोज जैसी कंपनीज़ हैं जो जैसे एक्सेल जैसी कंपनीज़ हैं, तो इन्होंने क्या किया है, मोज, एक्सेल और जैसे प्राज जैसी कंपनी है, इन्होंने एक मॉडरेट प्रोसेस किया है कि देयर मस्ट बी द स्टैंड बाय सिस्टम। इफ इट गेटिंग स्केल्ड, सो देयर वुड बी अनदर कैलेंड्रिया दैट हैज़ टू बी ऑन स्टैंड बाय प्रोसेस। तो मॉनिटरिंग ऑफ स्केल फॉर्मेशन कैन बी मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ स्टैंड बाय। इफ देयर वुड बी स्केल, तो द प्रोसेस हैज़ टू बी चेंज इनटू द अनदर वन। तो एक एग्जांपल है कि मान लो कि
2500 kg पर आर पर मीटर स्क्वायर जो है वो वेटिंग रेट है। मतलब वेटिंग रेट का मतलब है कि कितना उसमें से वेट निकल रहा है, मतलब कितना उसमें से कंडेंसेट निकल रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी फीड की इनलेट कितनी है। सो इन द सेम वे इफ द स्लज, इफ देयर वुड बी, जैसे स्केल फॉर्मिंग होती है तो स्लज फॉर्मेशन हो जाती है। स्लज फॉर्मेशन होगी तो अगर मान लो कि आपका स्पेंट वॉश है, अगर इफ इट इज मोलेसिस बेस्ड, so we can use clarifier, microorganizer, gas separator, anti-foaming mechanical equipment can be used prior the evaporator। हम इससे पहले ये यूज़ कर सकते हैं ताकि उनको जो है अलग से करके उनको जो डिज़ायर है, जितना एवेपोरेटर की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिज़ायर है तो प्रिवेंट द स्केलिंग, उतनी ही फीड दी जाए। सो द क्लियर कंडेंसेट सक्सेसफुली कंसंट्रेट 40% लेवल। तो इससे क्या है कि जो एवेपोरेटर में फीड जाएगा यू विल बी गेटिंग 60 की बजाय 40% की विल बी गेटिंग, दैट इज सफिशिएंट। So what are the problems comes in the biomethanogenic spent wash? तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं I will be discussing over here। जो एक्सेसिव फॉर्मिंग होती है, जैसे ईटीपी प्लांट में क्या रहता है कि जब एमएलएसएस बन रहा होता है तो जब वो 300 से नीचे रहता है, 200 100, तो उससे पहले बहुत सारा फॉर्मिंग होता है डाइजेशन प्रोसेस के दौरान। तो जैसे एक सिंपल सी बात करूँ, घर में आप ग्रीन टी बनाते हैं तो ग्रीन टी में जब आप ज़्यादा ग्रीन टी डाल देते हैं तो वो फॉर्मिंग करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही इवेपोरेटर में होता है, तो फॉर्मिंग और एक्सेसिव फॉर्मिंग जो है वो हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। तो इसका कैसे रेमेडी क्या है कि एज आई टोल्ड यू दैट prior evaporator there must be a rotary clarifier, microorganism process must be there, that all the microbes has to be, the suspended solid has to be eaten out there, and other gas separator can be used, anti-foaming mechanism would be used। so these are the remedies। ये अल्टरनेट हैं कि अगर उसमें ऐसा होता है तो कैसे अल्टरनेट रेमेडी से अल्टरनेट कर सकते हैं। So next type of evaporator is forced circulation evaporator। What is forced circulation evaporator? इसमें आप फीड को बॉटम से इनलेट करते हैं और आउटलेट जो है वो सर्कुलेशन ऐसे चलता है, तो फोर्स वो हो गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है, हम सर्कुलेशन इसकी कैसी रहती है। मल्टी इफेक्ट evaporator में suitably we use in Praj, Excel और अदर कंपनीज आर यूजिंग इट। फोर्स सर्कुलेशन जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी रहता है कि कैसे कैसे जो है वो फोर्स सर्कुलेशन करना है। तो फोर्स सर्कुलेशन में क्या है कि मान लो कि आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हाई रहता है, डिजोल्व सॉलिड हाई है एंड विस्कस लिक्विड, तो लिक्विड ज़्यादा विस्कस है, तो हम उसको फोर्सली जो है इवेपोरेट कराते हैं ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटी शुड बी अप्रोप्रिएट ग्रेविटी वुड बी देयर। जो ग्रेन लिक्विड का एफुलेंट रहता है इसमें हम जो है ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका जो है इतना शुरू में जो इनलेट में सॉलिड है, जो आउटलेट में सॉलिड है इतने ज़्यादा नहीं होंगे। आउटलेट में वी विल बी अचीविंग द 40% लेवल solute particle, but initially it will be 2 to 3%, but in molasses cases the effluent initial solid is more and high salt quantity would be there, so effluent with the high salt content affect the force circulation। सबसे बड़ी बात, मान लो कि इवेपोरेशन हो रही है, you will be getting evaporation, तो उसमें जो इवेपोरेट के कंडेंसेट है वो शुड बी क्लियर। जो कंडेंसेट है वो क्लियर होना चाहिए रिसाइकिल के लिए, कि मान लो कि अगर उसी को रिसाइकिल करना है, इफ़ वी आर टेकिंग कंडेंसेट और रिसाइकिल, बट कंडेंसेट शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट बी कलर्ड। अगर कलर्ड आ जाता है यू नीड नॉट रिसाइकिल इट। तो 60 to 70% जो है
हम जो है इसको रिसाइकिल कर देते हैं, शुरू भेज देते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में, ताकि इतना इसको जो है रिकवर करके इसमें से COD BOD जो है वो निकाल के पर्टिकुलर लेवल पे इसको जो है दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं हम। इसका एज़ पर नॉर्म्स, पोल्यूशन नॉर्म्स हैज़ टू बी 100 से सारे जो है नॉर्म्स हैं COD BOD रिड्यूस करके पर्टिकुलर लेवल पे इसको रिसाइकिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज फोर्स सर्कुलेशन वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे फोर्स सर्कुलेशन चल रहा है तो देयर मस्ट बी अ वर्किंग प्रिंसिपल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ उसका वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा। तो लेट्स सी इन द फिगर कैसे फोर्स सर्कुलेशन होता है। तो ये पंप लगा हुआ है, इसकी कोई कैपेसिटी होगी और यहाँ से आपकी जो है इनलेट आई है, इनलेट आई है, ए से इनलेट हुई है और ये चला गया है आपका यहाँ से आउटलेट बी को चला गया। तो ए इनलेट बी आउटलेट, दिस इज द डी कंडेंसेट, इतना आपका कंडेंसेट आ गया। सो व्हाट इज द प्रोसेस बेसिकली फोर्स सर्कुलेशन में, फोर्सफुली एडेड फीड एट द बॉटम, इट गोज अप in the shell, not in the shell side, in the tube side, it goes up and we feed, the steam will be apply over here at the top of the calandria and the desired result with the vapor separator will be there, the vapor separator will be separated out at D and it will be over here B means ये आपका जो सेकंड जो आउटलेट है, इस टाइप का जो है हम सेपरेशन में ऐसा जो है स्टैंड बाई प्रोसेस लगा सकते हैं एज पर क्लाइंट वांट। If we want continuous process, the evaporator can be continuous. So in the same way, product comes, we make concentrate with the help of steam. The condensate comes out, right? Vapor goes up, and deaeration process is very important. If steam comes, it gets condensed, and condenser will be removed from the another side of the shell, E side. Deaeration will be there, the outlet will be there, the steam is F and force circulation would be there, vapor separation works. This is the force circulation evaporation principle which is nominally been explained. If you have any query, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो some people were saying that I will have to make some the clear knowledge, क्योंकि मैं I speak most of the time in your comfort जोन, लाइक जल्दी से समझ आ जाए। तो जल्दी से समझाने के लिए हिंदी और इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश और यू कैन, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो विल बी अप्रोचिंग यू एज सुन एज पॉसिबल। सो व्हाट इज़ द ऑपरेशनल एडवांटेजेस? ऑपरेशनल एडवांटेजेस क्या रहती हैं? हाई कंसंट्रेशन, वी विल बी गेटिंग 60 to 70% ऑफ द सॉलिड। DM मीन्स जो हम 60 to 70% जो अचीवमेंट है कंसंट्रेशन की वो अचीव करते हैं, जो कि हमारा सोल्यूट पार्टिकल है। स्केल फॉर्मेशन इज मिनिमम इफ़ यू विल बी प्रोसेसिंग। यहाँ पे मैं एक बात भी करूँगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम भी लेना चाहूँगा, ही वॉज वेरी गुड। सो फ्रॉम यू मस्ट बी नो, अगर आप इवेपोरेटर के ऑपरेटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी स्टीम मैंने लगानी है, इतना ही मेरी आउटलेट आएगी, उसको एनालाइज करते रहना है। इट शुड बी ऑन ऑटोमेशन मोड, अगर ऑटोमेशन पे नहीं है, अगर ये ऑटोमेशन मोड पे होता है नहीं है तो आपको जो है विल बी वेरी केयरफुल, स्केल फॉर्मिंग नहीं होने देनी, स्केल फॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। प्लांट्स रन्स कंटिन्यूसली फॉर 45 to 60 days। अगर प्लांट में सारा कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑटोमेशन, इट शुड बी रन up to 45 days and after 45 days the CIP has to be done. CIP, the scale formation has to be prevented. Processing cost per liter is lesser than falling film evaporator. तो जो प्रोसेसिंग कोस्ट है वो कम, फॉलिंग फिल्म को मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यूजेज इट बिकॉज most of the industry use it because it gives the efficiency and easier cost to be adapted or to be easily, it will be cheaper directly I can say, जो सस्ता होता है थोड़ा और इसमें जो है क्वालिटी मिलती है। तो चार घंटे तक जो है वो
उसी एफुलेंट को जो है आप रिसाइकिल नहीं करेंगे, बिकॉज क्या रहता है कि मान लो कि आप CIP कर रहे हैं एवेपोरेटर की, तो CIP के दौरान अगर आपका अचीवमेंट लेवल, एसिडिक लेवल आ चुका है बिटवीन 3 to 4, इट हैज द वाटर हैज़ टू बी, द लिक्विड हैज़ टू बी थ्रोन आउट. तो we will have to be continuously doing analysis while doing CIP, which is very important, which has operational advantages. What are the problem comes when it starts? So integrated continuous settler to get clean effluent into the MEE, multiple effect evaporator, mechanical seal and pump working efficiency, well designed calendaria, vapor separator, entrainment, catchers, condenser with most appropriate HTA, vapor area, vacuum, temperature profile etc. तो क्या रहता है, जो FVE के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व की गई हैं कि अगर आप मैकेनिकल सील का जो है, ये ऑटोमेशन प्रोसेस का है कि अगर सारा कुछ ठीक रहता है, क्योंकि ये सब कुछ जब ऑटोमेशन पे होगा, at least you will be watching on the screen that the mechanical seal is working fine, pumps are working fine, all right, the clean effluent you will be getting without color, and the calendaria separator are working fine, there must not be entrainment catcher, also heat transfer is going good, vapor area, vacuum has to be maintained, and temperature profile has to be maintained, continuously has to be written. So this is the automation process advantages. Next is, what are the problems comes when it gets automation? So we should not be depend upon ऑटो फीड प्रोसेस. तो ऑटो फीड प्रोसेस पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको बैठे नहीं रहना है. कंटिन्यूसली आफ्टर 2 hour 1 hour यू विल हैव टू बी मॉनिटरिंग फिजिकली अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या वो जो यहाँ पे आपका मॉनिटर पे दिखा रहा है 4 मीटर क्यूब पर आर आपका फीड लग रहा है, तो क्या ये रियली लग रहा है क्या. यू विल हैव टू विजिट इन द ग्राउंड. वैक्यूम मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ टू बी प्रॉपर. आपको उसको जो है वैक्यूम का जो रहता है, जो टीम रहता है, मतलब जो वहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर रहते हैं, ठीक है, केमिकल इंजीनियर रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो एवरीथिंग, मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं, तो everything has to be rectified prior start the plant, everything should be normal. कूलिंग वाटर टेम्परेचर हैज़ टू बी मॉनिटर. कितना टेम्परेचर इनलेट में है, कितना आउटलेट में है, इट हैज़ टू बी मॉनिटर. अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप जो है उसके क्या मेजरमेंट लेंगे, क्या कर सकते हैं आप. यूज ऑफ कॉन्टिन्यूम पंप कैपेसिटी एंड हेड मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है. किसे कि कंटिन्यूसली कोई चीज़ चल रही है तो उसको मॉनिटर करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस का होना जरूरी है. स्टैंड बाई प्रोसेस मस्ट बी देयर, एज आई टोल्ड यू. पीछे मैंने बताया कि स्टैंड बाई प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है. स्टैंड बाई प्रोसेस जो है आपके पर्टिकुलर प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम कम्स हैज़ टू बी रिजॉल्व. सो सबसे पहले मैं आई विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर 5 इफेक्ट फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर विद सिंगल स्टेज फिनिशर. तो कैसे जो है हमने 5 इफेक्ट इवेपोरेटर जो है हमारा, फाइव इफेक्ट इवेपोरेटर को हमने कैसे, मैं एक जनरल प्रोसेस बताता हूँ, ये ऑटोमेशन पे रहता है. सो दीज रेड लाइंस आर स्टीम लाइन. स्टीम एक यहाँ पे लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है, 2 जगह स्टीम लग रही है. तो हमारे पास 5 इफेक्ट है, 1 2 3 4 5. तो ये सरफेस कंडेंसर है, यहाँ से कंडेंसेट जो है आपका अलग हो जाता है. तो दिस इज अ नॉमिनल प्रोसेस. सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है इस प्रोसेस में. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. जो दिख रहा है क्लियर विजन में, जितना कुछ दिखता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है. तो मान लो कि अगर 2 तरह के होता है कि जो फीड जो है इनलेट में लगाई जाती है और वो उस तरफ चलता है, ऑपोजिट साइड में चलता है, या फिर शुरू में फीड लगा दी जाती है. या तो मान लो कि अगर फीड यहाँ पे लग रही है, सपोज द फीड इज गोइंग देयर,
फर्स्ट में फीड लग रही है, उसके बाद ये जा रही है आपकी इस बॉडी में चलेगी। इस बॉडी में जाने के बाद इस बॉडी के आपके तो क्या रहता है नॉमिनल प्रोसेस में कि फीड इसमें जा रहा है, फिर जो है वेपर जो है वो ME मल्टी इफेक्टिव वेपोरेटर के एक में स्टीम लग रहा है, बाकी विदाउट जो है वेपर पे काम करते हैं। तो वेपर सेपरेटर से वेपर सेपरेट होते रहेंगे और वेपर जो है अगले कैलेंड्रिया के शेल साइड लगेंगे और वहां से वो अलग कर लिए जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से जो वेपर निकलेंगे वो इस कैलेंड्रिया में लगेंगे, यहाँ ऐसे वेपर तो दिस इज MEE प्रोसेस। तो यहाँ से जो लगेंगे वेपर इसमें होते हुए सरफेस कैलेंड्रिया से होते हुए आपके बाहर निकल जाएंगे। दिस इज गोज टू द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वेयर द COD BOD टू बी रिड्यूस। तो यहाँ से जो वेपर टॉप वेपर है वो एक टैंक में इकट्ठे कर लिए जाते हैं और जो बॉटम है जो फीड है वो सारी फीड आपकी जो है, मान लो कि आपकी ये फीड आ रही है, फीड इनलेट यहाँ से हुई, ठीक है। इनलेट होने के बाद इस कैलेंड्रिया में गई, इसमें क्या रहेगा, सर्कुलेशन जो है यहाँ से होते हुए रोटेशनल रहेगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इफेक्ट वेपोरेटर से इट विल गो टू द आउटलेट। तो दिस इज द आउटलेट। यहाँ से हम जो है एक सैंपल लेके चेक कर सकते हैं कि कितना जो है आपका आउटलेट आ रहा है, कितने आपके सॉलिड हैं, इनलेट में कितने थे और आउटलेट में कितने थे। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। और वैक्यूम हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि टोटल कितना वैक्यूम जो है वो बन रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में वैक्यूम कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में कितना है। तो दिस इज वेरी एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग। तो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर इन कॉम्बिनेशन विद फॉलिंग फिल्म। तो कंपैरिजन बिटवीन बोथ, दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि क्या कंपैरिजन है। 5 इफेक्ट फॉलिंग फिल्म इवेपोरेशन प्लांट इन कॉम्बिनेशन विद फॉलिंग फिल्म FR कैलेंड्रिया विद गैस रिमूविंग सिस्टम बायोमिथेजेनिक स्पेंट वॉश। दिस स्पेंट वॉश का है। तो प्रोसेस सेम रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें सॉल्वेंट जो है सोल्यूट से अलग हो जाएगा, प्रोसेस वही है। तो ये जो है, ये जो रेड लाइंस आपको दिखा रखी हैं, दीज आर द स्टीम लाइन। और ये सरफेस कैलेंड्रिया से फाइनल आउटलेट जो कंडेंसेट की अलग हो गई है। और यहाँ से जो फीड है, फीड यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे मान लो कि स्टीम लग रही है तो फीड यहाँ पे लगेगी। तो दिस फीड गोज टू द, यहाँ पे स्टीम लग रही है तो इसके जो वेपर हैं वो दूसरी बॉडी को लगेंगे और ये वाले वेपर जो हैं यहाँ से अलग कर लिए जाएंगे। तो यहाँ से जो फीड लग रहा है, मान लो कि इस टैंक से गया, ये एज पर ड्राइंग एंड डिजाइन के हिसाब से रहता है कि फीड के लिए फर्स्ट कैलेंड्रिया सेट करना है, सेकंड या थर्ड, वो एज पर डिजाइन। ये इसमें आप डिजाइन में चेंज भी कर सकते हैं एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कि आपको कितने % सॉलिड चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि फिगर में जैसे यहाँ से दिया गया है कि यहाँ पे आपका जो है इसमें फीड लगाया गया है। फीड लगाने के बाद जो है जो सॉलिड है यहाँ से इस बॉडी में दे दिया गया है, यहाँ से आउटलेट में यहाँ से उठा के नेक्स्ट बॉडी में फीड कर दिया है और यहाँ से नेक्स्ट बॉडी से तो दीज आर द इंटरकनेक्टेड लाइंस। तो फीड की फाइनल आउटलेट एज पर सॉलिड रहेगी। This is another combination which is more stronger। तो
तो आपको ये सब देख के कंफ्यूज नहीं होना है कुछ नहीं है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो रहे हैं और कुछ नहीं है, बस सिस्टम लगा है एज पर डिज़ाइन और ड्राइंग के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैलेंड्रियाज, नंबर ऑफ वेपर सेपरेटर इंक्रीज और डिक्रीज जो हैं वो कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ सिंपल प्रोसेस। कॉम्बिनेशन कंपैरिजन बिटवीन फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर विद द फिनिशर कॉम्बिनेशन इवेपोरेशन प्लांट एंड फिनिशर। तो क्या है कि मान लो कि अगर आपकी फीड रेट आपका 67,000 kg पर आ रहा है, तो कितना मतलब एक एग्जांपल सेट किया हुआ है, इतने में 13% सॉलिड होंगे, फीड सॉलिड होंगे, आउटलेट में 60% कर देंगे, कंसनट्रेट आपका जो है इतना आ जाएगा, 67 का हमने फीड किया था, कंसनट्रेट इतना आ गया और वाटर इतना निकल गया। ये था कॉम्बिनेशन इवेपोरेटर विद फिनिशर विद स्टैंड बाय कैलेंड्रिया। ये स्टैंड बाय कैलेंड्रिया का है। अब इसका देख लेते हैं, सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं स्टीम का। स्टीम का कंपैरिजन क्या रहेगा? स्टीम कंजप्शन मान लो कि केजी पर आर स्टीम कंजप्शन इतनी आपकी जो है फीड लग रही है दोनों में, तो एवरेज यूज इलेक्ट्रिक लोड जो है इतना यूज करे, मतलब इतना हो। एक इन्होंने जनरल कैलकुलेशन बताई है कि 643 किलोवाट। तो घर में अगर आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का यूज़ करते होंगे। यहाँ पे 643 किलोवाट पर आवर के हिसाब से आपकी कंजप्शन है, एवरेज इलेक्ट्रिक लोड उठाएगा। फोर्स सर्कुलेशन में जो फोर्सली है वो इसका 846 किलोवाट पर आवर के हिसाब से होगा। CIP रिक्वायरमेंट जो है 8 डेज के बाद होती है, इसकी जो रहती है आपकी स्पेंट वॉश की 45 डेज के बाद रहती है। एक कैलेंड्रिया जो सिंपल स्टैंड बाय कैलेंड्री लगाया उसको 8 दिन के बाद करना है, जो दूसरा कैलेंड्रिया है उसको, जो पूरा सिस्टम है उसको 45 डेज के बाद करना है। तो कितना एफुलेंट जनरेशन ड्यूरिंग CIP, तो जो CIP के दौरान जिसमें हम करते हैं कि मान लो कि 167 अप्रोक्स 167 मीटर क्यूब लीटर, 167 मीटर क्यूब लगाओ। यहाँ पे 13 मीटर क्यूब था, 13 kg पर आवर की स्टीम कंजप्शन है, 13 kg के हिसाब से स्टीम लग रही है पर आवर के हिसाब से, और यहाँ पे इतनी इसकी कंजप्शन है। तो एक नॉमिनल वैल्यू है ये, जब प्लांट को कमीशनिंग करते हैं तभी हम पता चल जाता है हिट एंड ट्रायल यूज़ करके कि इतनी स्टीम कंजप्शन इतने एरिया पे होती है, वो कैलकुलेटेड होती हैं। बाद में वो पर्टिकुलर वहाँ पे कस्टमर को बता दी जाती हैं कि यू विल हैव टू मेंटेन दीज वैल्यूज फॉर द प्रोसेस, अदरवाइज प्रोसेस विल बी चेंज और वेरीज विद द वैल्यूज। तो इतना जो है 167 लीटर पर 8 डेज, इतना एफुलेंट जो है CIP जो है एफुलेंट होना चाहिए 20 मीटर क्यूब पर डे। 8 दिन के बाद 20 मीटर क्यूब जो है वो इतना एफुलेंट निकलना चाहिए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो अलग हो जाती हैं, हमें जो है उस हिसाब से देखना पड़ता है जिस हिसाब से pH आती है। तो कॉम्बिनेशन इवेपोरेटर विद फिनिशर, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेशन विद फिनिशर। तो जो हमने सेपरेटर स्टैंड बाय प्रोसेस लगाया कैलेंड्रिया का, तो हमने पीछे क्या किया था कि इलेक्ट्रिकल लोड देखा था। तो इलेक्ट्रिकल लोड अप्रोक्स था हमारे पास 643 किलोवाट पर आवर। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिकल लोड आ रहा है हमारे पास CIP के लिए 2000 किलोवाट के करीब 8 डेज में। तो ये हमारा जो फोर्स सर्कुलेशन में 3000 के करीब आ रहा है। तो एक्स्ट्रा स्टीम कंजप्शन जो है हमारी इतनी हो रही है 26 kg। जो शुरू में वहाँ पे जो स्टीम कंजप्शन हो रही थी हमने देखा था, तो स्टीम कंजप्शन वाज 13,000 kg पर आवर। 13 kg 13095 स्टीम कंजप्शन इतनी थी। ये पर जो स्टीम कंजप्शन है पर आवर के हिसाब से है। और यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। जब हमने CIP की, CIP में स्टीम कंजप्शन एज कम्पेयर टू ज़्यादा है 8 डेज में, इसका 26 है, इसका 32। इसमें जो है NaOH यूज़ किया है हमने। तो कितना NaOH एज पर प्लांट की कैपेसिटी, अगर फीड आपका लग रहा है, शुरू में हमने फीड चेक किया था तो इतना फीड लगा रहे हैं। अगर हम विल बी चेकिंग ओवर हियर, अगर यहाँ पे हम फीड सॉलिड जो है 13% है, फीड हम लगा रहे हैं 67 मीटर क्यूब, फीड रेट इतना है। तो उस हिसाब से जो आपका
केमिकल है वो उतने ही केजी लगेगा, केजी 670 केजी। पीपीएम में डोज ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितने के 6 पीपीएम चाहिए, कितना भी पीपीएम में, एज पर पीपीएम इट विल बी कैलकुलेटेड। सो दीज आर द वैल्यूज। So for the day this is enough. I will be bringing some more sessions, and at the end I will be just explaining the calculations which are very important, has to be shared with you. So some calculation I'm sharing over here. तो एक जनरल जो रहता है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि शुरू में जैसे आपका ग्रेन है, तो ग्रेन में जो है आपका मैश साइज है, जो उसका जो है मॉइस्चर जो है ग्रेन का फाइनल, जैसे आपके पास राइस आता है तो 10% से शुड बी लेस देन 10%, और जो टाइप ऑफ ग्रेन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का ग्रेन है हमारे पास। और 0.5 टू शुरू में जो है 80% ऑफ द फ्लोर साइज हैज़ टू बी 0.5, रेस्ट विल बी 20% ऑफ द फ्लोर साइज विल बी 0.5 टू 0.1 तक वेरी कर सकता है। तो दिस इज, तो नेक्स्ट क्या रहता है कि आफ्टर ये कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू आर अ प्रोसेस मैनेजर और यू आर हैंडलिंग प्रोसेस, यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग। सेक्रिफिकेशन जो है आपकी 65 डिग्री पे होनी चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, इट हैज़ टू बी 65। 1/6 लिंकेज ब्रेकडाउन हो जाता है। और जेट कुकर पे आपका जो प्रेशर है 490 डिग्री, आजकल जेट कुकर की जगह हम टेम्परेचर ही मेंटेन कर लेते हैं, दिस इज सब सब्स्टिट्यूट हमने यूज़ करते हैं। और जो स्लरी जो है आपका शुरू में लिटिल बिट वार्म करना पड़ता है, उसको जेट पे 90 डिग्री पे कुक करेंगे ताकि जो है 1,6 बॉन्ड जो है वो लूज़ हो जाए, और जो है डाइसेक्राइड जो है सेक्राइड में डाइसेक्राइड्स हैं वो जल्दी से आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए एज सुन एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। सो जो फर्मेंटेशन की कूलिंग है वो अप टू 32 से 34 के बीच में रहनी चाहिए। अगर इतनी रहती है तो विल बी गेटिंग यील्ड। तो हमारा रहता है कि यील्ड का कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द जब आप यू विल बी गोइंग फॉर द इंटरवेंशन, द पीपल विल बी आस्किंग यू हाउ टू कैलकुलेट द यील्ड। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द फर्मेंटेड शुगर। 0.65 जितना आपका इथेनॉल 1 ग्राम के साथ निकलता है, 0.65644 फर्मेंटेशन एफिशिएंसी और डिस्टिलेशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज द नॉमिनल कैलकुलेशन, यू विल हैव टू बी मेमोराइज भी कर सकते हो, और ये अल्कोहल का बेस है। तो नॉमिनली जो हमारा अल्कोहल परसेंट होता है जो ग्रेन बेस है उसमें 12 से 13% तक गेट करते हैं। मोलासिस बेस में जो है अप टू 10% तक रिकवरी, अब जो है अल्कोहल की रिकवरी हम लेते हैं। स्टार्च अप टू 70% तक हो सकता है। तो मान लो कि फर्मेंटेशन शुगर जो है आपका फर्मेंटेशन एफिशिएंसी 90% है, तो रेजिडुअल कंसेंट शुड बी 2 to 3% रेजिडुअल शुगर होते हैं जो कि नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। जैसे रिएक्शन है आपका ग्लूकोज, जब आपका शुगर है ग्लूकोज हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू पायरुवेट टू इथेनॉल और एसिटिक एसिड में जाता है। ये तो अलग अलग साइकिल है। तो जो नॉन कन्वर्टेबल है तो उसको जो है जो रिड्यूसिंग शुगर जो नहीं कन्वर्टेड 2 से 3% रहते हैं। तो यील्ड तो हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद क्या रहता है कि मान लो कि आपने जो है नंबर ऑफ कितने पीपीएम की जो डीएपी यूरिया की डोज डालनी है, तो 50 पीपीएम के हिसाब से रहती है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज पर डिज़ायर क्वांटिटी। तो जैसे स्लांट है, स्लांट को आपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में चेक कर लिया कि इट इज़ गुड स्लांट, आपने इसको ग्रो कराया, कल्चर को ग्रो कराया, 500 से 5000 बनाया,
आपने जो है टाइम टू टाइम उसके सेल फॉर्मेशन चेक करते रहना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके जो लैब में रहते हैं सेल फॉर्मेशन चेक करते हैं कि कितनी है, 120 सेंटीमीटर माइक कितना रहता है टोटल, वो चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो टोटल जैसे ग्रेन है तो 1 टन ग्रेन पे अप्रोक्स जो रहता है, जो ग्रेन बेस प्लांट है उनका 240, 250, 260 इतनी जो है पर टन के हिसाब से इतना अल्कोहल बन जाता है। सो हाउ टू कैलकुलेट रिकवरी? रिकवरी कैन बी कैलकुलेटेड अप टू 290। जो रिकवरी हम ENA बेस प्लांट हैं वो कितनी लेके आ सकते हैं। दीज आर द नॉमिनल कैलकुलेशन। कि मान लो कि 70% आपका स्टार्च है, 0.11 जो है वो आपका इतना कन्वर्जन फैक्टर है ये कि इतना कन्वर्ट होता है इथेनॉल। 0.644 मल्टीप्लाई बाय 0.9, 0.98 डिवाइडेड बाय 96। दीज आर द नॉमिनल कैलकुलेशन टू बी कैलकुलेटेड। अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आई विल बी गिविंग एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। तो जो ED कॉलम है उसमें किस रेशो में जो है आपका लगाया जाता है? 1:9 में जो है सेपरेशन एक फॉर्मेशन है। ये एक कैलकुलेशन है, नॉमिनल कैलकुलेशन है, प्रूव्ड कैलकुलेशन है कि इतना अगर आप 1 लीटर के पीछे 9 लीटर पानी डालेंगे तो सेपरेशन आपकी हो जाएगी, कंप्लीट सेपरेशन जो आपकी ED कॉलम में हो जाती है। सो दिस इज द यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो होती है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मींस मोलेसिस मल्टीप्लाई बाय फर्मेंटेड शुगर मल्टीप्लाई बाय 64.4। तो यहाँ से हम ये थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने एक वैल्यू रख ली है, हमारे पास इतना मोलेसिस है 4650 और फर्मेंटेड शुगर है मेरे पास, इसकी जो है मतलब टोटल शुगर फर्मेंटेड शुगर होता है हमारे पास 40% जो शुगर रहता है, डिपेंड करता है वेराइटी ऑफ मोलेसिस के ऊपर। ये मोलेसिस बेस्ड कैलकुलेशन है। तो मान लो कि 39% जो है उसमें जो है शुगर है तो 0.392 ले लिया, तो 64.4 जो है इसका कन्वर्जन फैक्टर है। इतना जो है आपका इतना हो सकता है। तो इतना करने के बाद आपकी जो थ्योरेटिकल यील्ड जो है इतनी आ जाती है 117388। एक्चुअल यील्ड हमने क्या किया कि मान लो कि आपने फीड लगाया, 12% अल्कोहल है उसमें, हमने कैलकुलेट कर लिया 10% है। जितनी फीड लगाई है, वॉश लगाई है, मल्टीप्लाई बाय 10.2, जितना अल्कोहल कंटेंट है उतनी आपकी रियल वैल्यू आ जाएगी अल्कोहल कंटेंट। तो एक लैब में स्लांट तैयार करते हैं 20 से 125 ml तक, फिर 1 लीटर 2.5 लीटर तक। ये एक तरह से एक प्रोसेस है। जब तक हमारे पास जो फर्मेंटेशन में 300 तक सेल्स जो है फॉर्मेशन ना हो जाए तब तक जो है हम इसकी ग्रोथ कराते हैं। फर्मेंटर में अप्रॉक्स 300 to 400 सेल्स होने ही चाहिए। मोर देन 300 विल बी कंसिडर्ड टू बी गुड। सो सेल विल बी मोर देन 300 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 माइक्रोन पर सेंटीमीटर जो है इसका रहता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो हमने देखा था कि पिछली जो हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि जो फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल, थर्ड वेसल को तैयार किया जाता है डिज़ायर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, पर सेल्स के अकॉर्डिंग कैसे वो ग्रो करेंगे। तो रिकवरी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन जितना हुआ है और हमारे पास कितना फीड मोलेसिस है। तो मान लो कि आपका मोलेसिस जो है पर टन में 4650 जो है वो इतना क्विंटल है आपने फीड किया, तो टोटल प्रोडक्शन जितनी होगी आपके पास 22.83 जो है आपका रिकवरी आ जाएगा। 22 नॉमिनल होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट 22 to 24 वेरी करता है। 2 तरह के तरीके हैं रिकवरी कैलकुलेट करने के, एक तो FS मल्टीप्लाई बाई DE और FE। FS फर्मेंटेड शुगर, distillation efficiency, fermentation efficiency. So in this way this can be calculated. So these are the nominal calculation. If you want to have some calculation, you can directly write in the comment box. I will be giving you all the calculations that are desired to be needed. जैसे बॉयलर 30 टन का बॉयलर है अगर, तो इतना जो है आपका टरबाइन पे 3 मेगावाट का टरबाइन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इतना किलोवाट जो है जनरेशन रहती है 1850। तो बगास में जो कैलोरीफिक वैल्यू रहती है वो सबसे कम होती है, अप्रोक्स आपका 2000 के करीब होती है। और जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू कोल का रहता है वो 4600 रहता है और बायोगैस का आपका 5400 रहता है। बायोगैस मीन्स मीथेन गैस, K/CAL।
दीज आर द नॉमिनल कैलकुलेशंस। और जैसे आप मैंने बताया था कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में कितना कितना स्टीम कहाँ कहाँ लगना चाहिए, तो डिपेंड अपॉन द प्लांट डिज़ाइन एंड ड्राइंग। अगर मान लो प्लांट आपका 60 PL का है, तो आपको जो है रेक्टिफाइड जो है वो 8 से 10 टन का रेक्टिफाइड में लगेगी। सबसे ज़्यादा स्टीम रेक्टिफाइड ही लेता है, एनालाइजर में उससे कम लगेगी 1.5 टन, FOC में जो है 0.9। एज पर ड्राइंग एंड डिज़ाइन ये चेंज हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, वेरी सिंपल। प्यूरीफायर कॉलम में 0.75, और रिवॉइलर के थ्रू हम जो है एज पर डिज़ायर के क्वांटिटी के हिसाब से, जो जितने एक्सपीरियंस से जो लोग जो ऑपरेटर इसमें काम करते हैं उनको पता है कि हमने फिजिकली क्या क्या करना है। जो HFO LFO है वो एज पर डिज़ाइन और ड्राइंग के अकॉर्डिंग रहता है, कितना निकलेगा वो, कितना रिसीवर में जाएगा, कितना सर्कुलेशन पे लेना है। So thank you very much. I will be bringing more session. Thank you very much, and I will request you kindly share, subscribe and like. Thank you.